महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं आचार्य भूपेंद्र शास्त्री अपने YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं फिर से हाजिर हूं अपनी नई वीडियो लेकर। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से, मेरी इन वीडियोज के माध्यम से आपको सरल संस्कृत व्याकरण का जो ज्ञान मिल रहा है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत वर्णों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था और उसमें हमने प्रयत्न का पहला प्रकार, प्रयत्न का पहला भाग आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ा था। और आइए आज अपनी इस वीडियो में हम प्रयत्न के दूसरे भेद या दूसरे प्रकार बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं यहां दूसरा है हमारा बाह्य प्रयत्न। तो विद्यार्थियों, हम आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ चुके हैं और आज अपनी इस वीडियो में हम बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को। तो बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की परिभाषा। तो बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की परिभाषा। तो हमने आभ्यंतर प्रयत्न की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्णों के उच्चारण में जब हमारे मुख के आंतरिक अंगों को अर्थात अंदर के अंगों के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ऐसे ही यहां बात करते हैं कि वर्णों के उच्चारण के उत्तर काल में, वर्णों के उच्चारण के उत्तर काल में अर्थात वर्णों के मुख से बाहर निकलते समय हम कह सकते हैं कि जब हम मुख से वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण के उत्तर काल में या वर्णों के मुख से बाहर निकलते समय जो यत्न या प्रयास करना पड़ता है, यानी वर्णों के उच्चारण में या वर्णों को बोलते समय जब वर्ण हमारे मुख से बाहर आते हैं तो उस समय हमारे मुख के द्वारा या कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण के उत्तर काल में अर्थात वर्णों के मुख से बाहर निकलते समय जो यत्न, जो प्रयास करना पड़ता है उसे ही बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं डेफिनेशन कि हमारे मुख से वर्णों के उच्चारण के उत्तर काल में अर्थात उत्तर काल का तात्पर्य है कि वर्णों के मुख से बाहर निकलने का जो समय है, तो वर्णों के उच्चारण के उत्तर काल में या वर्णों के मुख से बाहर निकलते समय जो प्रयत्न करना पड़ता है, कह सकते हैं जो यत्न या जो प्रयास करना पड़ता है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की संख्या के बारे में। तो विद्यार्थियों, बाह्य प्रयत्न की 11 संख्या मानी जाती है। हम कह सकते हैं कि बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो ये तो हुई इनकी 11 संख्या। अब यहां हम एक एक बाह्य प्रयत्न और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि कौन सा बाह्य प्रयत्न है और उसमें हमारे मुख के द्वारा कौन सी क्रिया करनी पड़ती है और वर्णों के उच्चारण में क्या प्रतिक्रिया की जाती है। तो यहां आइए हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न के पहले भेद के बारे में और
इसका पहला भेद है विवार। विद्यार्थियों हम यहां पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के भेद, जो कि इसके 11 भेद होते हैं। तो पहला है विवार। विवार क्या होता है, तो आइए जानते हैं विवार क्या होता है। तो वर्णों के उच्चारण की बाह्य प्रतिक्रिया में मुख का खुलना। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं या किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण की बाह्य प्रतिक्रिया में, अर्थात जब हम उन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे उस मुख का खुलना, अर्थात हमारे मुख का पूरी तरह से खुलना विवार कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वर्णों के उच्चारण की बाह्य प्रतिक्रिया में हमारे मुख का पूरी तरह से खुलना विवार कहलाता है। आइए अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार के बारे में। तो इसका दूसरा प्रकार है संवार। विद्यार्थियों विवार का अपोजिट संवार होता है। हमने विवार पढ़ा मुख का पूरी तरह खुलना, और ये था मुख का पूरी तरह खुलना। तो इसका अपोजिट संवार का तात्पर्य होता है कि वर्णों के उच्चारण में मुख का अच्छी तरह से नहीं खुलना संवार कहलाता है। तो हमने यहां बात की संवार के बारे में। तो विवार का अपोजिट संवार होता है कि वर्णों के उच्चारण में मुख का अच्छी तरह से नहीं खुलना संवार कहलाता है। तो ये हुए हमारे विवार और संवार। आगे बात करते हैं नंबर 3 श्वास। तो विद्यार्थियों हमारा तीसरा भेद बाह्य प्रयत्न का है श्वास। बात करते हैं श्वास के बारे में। तो वर्णों के उच्चारण में, वर्णों को बोलते समय, तो वर्णों के उच्चारण में मुख की स्वर तंत्रियों को बिना झंकृत किए वायु का बाहर आना। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख की जो स्वर तंत्रियां होती हैं, उन स्वर तंत्रियों को बिना झंकृत किए हमारी वायु का बाहर आना, अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख में जो स्थित जो वायु है, वह वायु जब हमारे मुख की स्वर तंत्रियों को बिना झंकृत किए बाहर आ जाती है तो उसे श्वास बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वर्णों के उच्चारण में हमारी मुख की श्वास वायु का हमारे मुख की स्वर तंत्रियों को बिना झंकृत किए बाहर आना श्वास कहलाता है। आइए अब बात करते हैं नंबर 4 है हमारा नाद बाह्य प्रयत्न। तो विद्यार्थियों बात करते हैं नंबर 4 नाद बाह्य प्रयत्न के बारे में। तो श्वास का अपोजिट नाद बाह्य प्रयत्न होता है। इसकी जो डेफिनेशन है उसके अपोजिट नाद की डेफिनेशन होती है। बात करते हैं कि वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु का स्वर तंत्रियों को
झंकृत करके बाहर आना। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु हमारी मुख की स्वर तंत्रियों को जब झंकृत करके बाहर आती है तो उसे नाद बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख की वायु का हमारी मुख की स्वर तंत्रियों को झंकृत करके बाहर आना नाद बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो हमने यह बात की विवार, संवार, श्वास और नाद बाह्य प्रयत्न के बारे में। आइए विद्यार्थियों अब बात करते हैं अगले बाह्य प्रयत्न के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट बाह्य प्रयत्न है घोष। तो हम यह पढ़ रहे हैं अगला बाह्य प्रयत्न घोष। तो बात करते हैं घोष बाह्य प्रयत्न किसे कहा जाता है। तो उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद रहना। तो हम कह सकते हैं कि उच्चारण करते समय हमारे मुख में ध्वनि का मौजूद रहना घोष बाह्य प्रयत्न कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में ध्वनि का मौजूद रहना घोष बाह्य प्रयत्न कहलाता है। और विद्यार्थियों ये तो हुआ हमारा घोष बाह्य प्रयत्न। अब बात करते हैं अगला है अघोष बाह्य प्रयत्न। तो अगला है हमारा अघोष बाह्य प्रयत्न। जैसा कि नाम के आगे ए लगा हुआ है घोष अघोष, तो सीधी सी बात है कि घोष का अपोजिट अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। तो इसकी डेफिनेशन इसकी उल्टी बनेगी कि उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद न रहना। तो विद्यार्थियों इसकी डेफिनेशन होती है कि उच्चारण करते समय अर्थात जब हम वर्णों को बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद न रहना अघोष बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो ये हुआ हमारा अघोष बाह्य प्रयत्न। मैं फिर से रिपीट करता हूं डेफिनेशन कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में ध्वनि का मौजूद नहीं रहना अघोष बाह्य प्रयत्न कहलाता है। आइए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रयत्न है हमारा अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न। तो विद्यार्थियों बात करते हैं अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न के बारे में। तो हमारे मुख में स्थित वायु का वर्णों के उच्चारण में कम प्रयोग होना, यानी जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख की वायु का कम प्रयोग होता है। अर्थात जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख की वायु का प्रयोग होता है। तो अल्पप्राण प्रयत्न कहता है कि मुख की वायु का वर्णों के उच्चारण में, जब हम वर्ण बोलते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु का कम प्रयोग होना, कम प्रयोग होना अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो विद्यार्थियों यह हुआ हमारा अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न। मैं फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूं कि हमारी मुख की वायु का वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में प्रयोग होना अल्प प्राण कहलाता है। आइए हम बात करते हैं। अगला है हमारा महाप्राण बाह्य प्रयत्न। तो जैसा कि आपको अनुभव हो रहा होगा अल्प प्राण महाप्राण,
अल्प प्राण का अपोजिट महाप्राण होता है। तो महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण की डेफिनेशन होती है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होना महाप्राण कहलाता है। तो विद्यार्थियों बात करते हैं महाप्राण प्रयत्न की कि वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होना, अर्थात जब हम वर्णों को बोलते हैं तो वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होना महाप्राण प्रयत्न कहलाता है। तो ये हुआ हमारा महाप्राण प्रयत्न। मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूं कि वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होना महाप्राण बाह्य प्रयत्न कहलाता है। आइए विद्यार्थियों अब बात करते हैं अगले बाह्य प्रयत्न के बारे में, जो है हमारा उदात्त बाह्य प्रयत्न। बात करते हैं उदात्त बाह्य प्रयत्न किसे कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि तालु आदि उच्चारण स्थानों के, हमने पढ़ लिए हैं उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाने वाला उच्चारण। तो विद्यार्थियों इसकी डेफिनेशन होती है कि तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाने वाला उच्चारण। जब हम वर्णों का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से करते हैं तो उसे उदात्त बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं इसकी डेफिनेशन कि तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाने वाला प्रयत्न या किया जाने वाला प्रयास उदात्त बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यह हुआ हमारा उदात्त बाह्य प्रयत्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अनुदात्त बाह्य प्रयत्न। तो अनुदात्त बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से आपको अनुभव हो रहा होगा, उदात्त अनुदात्त, उदात्त का अपोजिट अनुदात्त होता है। आइए विद्यार्थियों अब बात करते हैं अनुदात्त प्रयत्न की डेफिनेशन के बारे में, जो कि उदात्त प्रयत्न के अपोजिट होती है। जैसे देखिए तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से किया जाने वाला उच्चारण। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि तालु आदि जो हमने उच्चारण स्थान टॉपिक में पढ़े थे, तो उन तालु आदि सभी उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से किया गया उच्चारण अनुदात्त प्रयत्न कहलाता है। तो हमने यह बात की उदात्त बाह्य प्रयत्न, जो कि तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाता है। और बात करते हैं अनुदात्त प्रयत्न की, तो तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से किया जाने वाला प्रयत्न अनुदात्त प्रयत्न कहलाता है। तो उदात्त होता है तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाने वाला उच्चारण, और अनुदात्त होता है तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से किया जाने वाला प्रयत्न या किया जाने वाला उच्चारण। आइए अब बात करते हैं हम, अंतिम है हमारा 11वां बाह्य प्रयत्न स्वरित बाह्य प्रयत्न। तो हमने अभी पढ़ा था उदात्त और अनुदात्त, दो हमने बाह्य प्रयत्न पढ़े थे। तो उनकी मध्यम अवस्था यानी उदात्त और अनुदात्त प्रयत्नों की
अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वर्णों का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से भी नहीं किया जाए और निम्न भाग से भी नहीं किया जाए, जब मध्यम भाग से अर्थात न ही ऊंचे भाग से न ही नीचे भाग से, तो वह अवस्था उदात्त और अनुदात्त के बीच की अवस्था मानी जाती है और उस मध्यम अवस्था से किया जाने वाला उच्चारण स्वरित उच्चारण व किया जाने वाला उच्चारण स्वरित बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने अपने इस वीडियो में बाह्य प्रयत्न की डेफिनेशन और उसके 11 भेदों के बारे में पढ़ा और उसके 11 भेद इस प्रकार से है: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इन 11 बाह्य प्रयत्नों के बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा और इन प्रयत्नों में कौन कौन से वर्णों को रखा जाता है उसका अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो के बारे में अपने विचार और अपने सुझाव आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको सरल संस्कृत व्याकरण का ज्ञान देने का प्रयास करूं। और सरल संस्कृत व्याकरण से जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल संस्कृत दीक्षा को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में।